आजकल लाइफस्टाइल बीमारियां लोगों में बढ़ती जा रही हैं क्योंकि लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो खराब हो गया है। क्या सिर्फ खान पान से ये लाइफस्टाइल बीमारियां ठीक हो सकती हैं या ये योगा से भी मुमकिन है? किस तरीके का योग करना चाहिए जिससे ये जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं ये धीरे धीरे कम हो? इस वक्त हम मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में मौजूद हैं और आप मेरे साथ देख सकते हैं कि डॉक्टर विनय भारती सर मौजूद हैं और मिस हरप्रीत कौर जो हैं वो हमारे साथ हैं और ये हमें बताएंगे कि किस तरीके से हमें योग करना चाहिए जिससे धीरे धीरे जो है हमारी जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं उनसे हमें धीरे धीरे निजात मिल सके। जैसे मैंने कहा कि लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पीसीओडी, पीसीओएस पहले लोग सुनते भी नहीं थे कि ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं। आजकल बच्चों को डायबिटीज़ हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि अभी से उनके लिए शुगर बंद कर दी गई है। कैसे उन्हें भी हम योग की तरफ लेके जाएं और योगा से कैसे कैसे इन बीमारियों की धीरे धीरे निजात हो सकती है? जी, बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसे विषय को उठाया जो आज के समय में बड़ा जरूरी प्रासंगिक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के माध्यम से पूरा विश्व योग की तरफ आगे बढ़ चला है और योग की अलग अलग उपयोगिता हम देखते हैं। केवल स्वस्थ रहने के लिए या साधना पक्ष की बात नहीं है, योग चिकित्सा के रूप में इस्टेब्लिश हो चुका है और ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसका समाधान योग के माध्यम से आसानी से हो सकता है। और आपने जिन बीमारियों का नाम लिया ये सभी लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, यानी जीवन पद्धति में जो अनियमितता है, इरेगुलरिटी है, चाहे वो सोने उठने की स्थिति हो, चाहे खान पान की स्थिति हो या समुचित व्यायाम की कमी हो, तो इन सबको एड्रेस करते हुए योग में ऐसे बहुत से साइटेशंस हैं, बहुत से प्रैक्टिसेस हैं जिसका यदि हम नियमित अभ्यास करें तो इस प्रकार की बीमारियों में अच्छा समाधान मिलता है। और ये बात अनेक प्रकार के रिसर्च आर्टिकल्स और जर्नल भी इस्टेब्लिश करते हैं। और ये संस्थान में जहाँ आप बैठे हैं, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, इसमें योग की चिकित्सा कक्षाएँ चलती हैं। और इस तरीके से यदि हम देखें तो एक कैटेगरी है, जैसे लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर की बात करें तो उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का अपना एक ग्रुप है जिसमें ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, ऐसे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स का अपना एक ग्रुप है जिसमें स्पाइन रिलेटेड इशू हैं, चाहे वो सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो या लंबेगो हो, साइटिका पेन हो, या फिर हम देखते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का अपना एक ग्रुप है जिसमें ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स हो या गायनी प्रॉब्लम जैसे आपने कहा पीसीओएस या पीसीओडी। इन सभी में दो बातें हमें ध्यान देना हो। एक तो ये कि क्या कुछ इंडिकेटेड प्रैक्टिस है उस पर हम फोकस करें, एट द सेम टाइम व्हाट आर द कंट्रा इंडिकेटेड प्रैक्टिस, या क्या नहीं करना है। तो यदि दोनों को हम ध्यान रखें तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा समाधान हमें मिलता है। अच्छा, बात जब योगा की आती है तो लोगों को लगता है कि योग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उन्हें लगता है वो कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारा मकसद ये भी है कि हम न्यूज़ 18 के माध्यम से लोगों को ये समझा पाएँ कि आप भी योगा कर सकते हैं और कैसे हमें योगा करनी है, किन बीमारियों के लिए कौन सी योग हमें करना होगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप शुगर और डायबिटीज़ के लिए बताएं कि कौन सा योग जो है वो बेहतर होगा। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि योग को जैसे अधिकांश मंच पर देखा गया है, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से बच्चे जब बहुत कठिन आसनों का अभ्यास करते हैं तो लोग शायद देख करके उनकी प्रशंसा तो कर देते हैं, एट द सेम टाइम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो नहीं कर सकते। जबकि योग इतना सरल है कि वृद्ध, अति वृद्ध और बीमार व्यक्ति भी आसानी से कर सकता है। जो बात आपने कही डायबिटीज़ प्रबंधन में या मधुमेह के रोगियों को क्या अभ्यास करना चाहिए, मैं आपको 3 मुख्य अभ्यास बताता हूँ। पहला अभ्यास, उन्हें यदि हाइपरटेंशन ना हो तो कपालभाति करना चाहिए। शुरुआत कपालभाति से होनी चाहिए और कपालभाति के लिए एक सुखासन में बैठ जाइए आसानी से। और यद्यपि कि पद्मासन हो सके तो इससे अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो वही बात है कि वो इतना टफ हो जाएगा कि लोग फिर उस अभ्यास से दूर हो जाएंगे। लिहाजा पद्मासन जैसा आप देख पा रहे हैं हरप्रीत जी कर रही हैं, वो यदि नहीं लगे तो आप पैर क्रॉस करके सामान्य स्थिति में हरप्रीत जी बैठ के दिखाइए। एक ही बात ध्यान रखना है कि पीठ बिल्कुल सीधी हो और जो आंख बंद करने के बाद आंख बंद कर लीजिए और कपालभाति का अभ्यास शुरू करेंगे। बार बार नाक से छक छक की आवाज़ से श्वास फेंकेंगे, नाभि अंदर और श्वास बाहर। श्वास फेंकने की अच्छी आवाज़ आए, एक्टिव एक्सलेशन, फोर्सफुल एक्सलेशन और पैसिव इनहेलेशन। श्वास फेंकने पर ध्यान, लेने का क्रम स्वाभाविक होगा। बार बार नाभि अंदर की तरफ जाएगी श्वास फेंकने के साथ। ये अभ्यास यदि हाइपरटेंशन ना हो, क्योंकि एक मुख्य बीमारी के साथ कई अन्य बीमारियां भी जुड़ जाती हैं, तो ऐसे में यदि हाइपरटेंशन नहीं है तो ये श्रेष्ठतम अभ्यास है। सुबह करें, खाली पेट करें
तो एक अभ्यास इसको 1-1 मिनट के 3 क्रम कर सकते हैं, बड़ा लाभकारी है। दूसरा अभ्यास मैं बताता हूँ जिसे वक्रासन कहते हैं। दोनों पैर सीधा कर लीजिए, एक पैर राइट लेग सीधा रखिए, लेफ्ट लेग घुटने से बेंड करिए, दूसरे हाथ को ले आइए, आर्म पिट में घुटने को फिट करें ट्विस्ट करते हुए स्पाइन को, हाथ जमीन पर, दूसरा हाथ पीछे, और कमर और गर्दन ट्विस्ट करते जितना पीछे देख सकें। इस पूरे पोस्चर में यदि आप ध्यान दे पा रही होंगी तो पेट के हिस्से पर कितनी एक प्रॉपर ट्विस्ट है, और ये हमारे पैनक्रियाटिक मूवमेंट को बड़ा बैलेंस करता है। और मधुमेह बीमारी मुख्य रूप से इंसुलिन से संबंधित एक बीमारी है, और इसके इंसुलिन रेगुलेशन या उसके प्रबंधन में एक बहुत बढ़िया पोस्चर, वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है। इसमें टफेस्ट अभ्यास भी होता है जिसे हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन कहते हैं। आप उसका स्वरूप भी देख सकते हैं। बच्चे अर्ध मत्स्येंद्र आसन करिए। ये सबसे सरल स्वरूप था जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि एक बात तो ये सभी जानते हैं कि मधुमेह अपने आप में केवल एक बीमारी नहीं है, अनेक बीमारियों को साथ में लिए रहती है। कई बार ओबेसिटी, कई बार हाइपरटेंशन। क्या सिर्फ डायबिटीज़ के लिए या हम थायराइड के लिए भी और भी जो बीमारियां उनके लिए भी ये कर सकते हैं, या सिर्फ हम ये डायबिटीज़ के लिए भी बात करें? ऐसा नहीं है, इतना सेग्रीगेटेड और स्पेसिफिक नहीं होता। इसके अनेक लाभ हैं। जैसे ये लोअर स्पाइन में यदि आपको कोई खिंचाव या तनाव है या लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, उसके लिए भी वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है। तो एक आसन के अनेक लाभ होते हैं, लेकिन जैसे आप मधुमेह की बात की तो उसमें ये मुख्य आसन है। और ये आसन जैसा आप देख पा रही हैं, ये सभी लोग इसको आसानी से नहीं कर पाएंगे। जितने बढ़िया तरीके से इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया है, ये सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए मैंने इसके जो सरल स्वरूप है वो पहले हमने आपको बताया। आजकल स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, और जो आजकल हम जनरेशन में देख रहे हैं, जो नई जनरेशन है, स्ट्रेस, एंजाइटी, इसको हम धीरे धीरे ये भी कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं डिप्रेशन का रूप ले लेती है। हाई बीपी होना, स्ट्रेस होता है तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो मेंटल पीस के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि यही सुनते आए हैं कि योग करने से या मेडिटेशन करने से डिप्रेशन या ऐसी एंजाइटी दूर होती है। तो कुछ सरल योग आप ऐसे बताएं जो हम दर्शकों को बता सकते हैं और वो कर सकते हैं। बहुत सही प्रश्न आपने किया। आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है इस विषय पर बात करना। देखिए, जिस ध्यान विषय को आपने कहा या जो प्राणायाम है, ये अंतरंग साधना है। आसन आदि का हम डेमोन्स्ट्रेशन खूब देखते हैं और अभ्यास भी करते हैं, लेकिन प्राणायाम और ध्यान आदि के बारे में एक तो चर्चा भी कम होती और इसके बारे में लोग थोड़ा सा कम अवेयर हैं। हालांकि 21 दिसंबर को, जैसे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है सरकार की तरफ से। तो लोगों का ध्यान अब धीरे धीरे जा रहा है, और उसमें मुख्य बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से रहस्य हमारी श्वास से जुड़े हुए हैं। यदि हम ब्रीदिंग के बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और जितने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की आपने बात की, वो इसका इजी मैनेजमेंट है। सामान्य जानकारी ये है कि एक व्यक्ति 1 मिनट में 15 श्वास प्रश्वास लेता है। यदि हमारी 1 मिनट में श्वास 15 से ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा है हम उतने ही बीमार हैं या स्वास्थ्य से हम उतने दूर हैं। और ये देखा गया है कि 15 की जगह लोगों को 20, 25, 30, 40 तक श्वास होती है। और सामान्य रूप से भी आप देख सकते हैं, जिन्हें भी स्ट्रेस, एंजाइटी हो, उनका रेस्पिरेशन रेट पर मिनट यानी 1 मिनट में जो श्वास की संख्या वो बहुत ज़्यादा होती है। योग और प्राणायाम, विशेष रूप से प्राणायाम और ध्यान, हमें धीरे धीरे जो 15 श्वास है वो कम, और जितनी कम होगी हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होगा और हम उतने साउंड हेल्थ के व्यक्ति हो जाएंगे। और सामान्य जीव जंतुओं को भी देख करके हम सीखते हैं। जैसे कछुआ 1 मिनट में 2 से 3 श्वास लेता है, तो उम्र कितनी है? 300 साल। और हमारी श्वास जितनी ज़्यादा होगी तो हमारी लाइफ स्पैन उतनी कम हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें एक तो ब्रीथ अवेयरनेस चाहिए, दूसरा हमें प्राणायाम चाहिए। तो 2 प्राणायाम मैं बताता हूँ आपको, जिसका अभ्यास करेंगे तो हाइपरटेंशन आदि से दूर रहेंगे। पहला प्राणायाम है जिसे हम कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाइए, नाक के पास ले आइए, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल, नाक के दाहिने छेद को बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास भरना आरंभ करें, बहुत धीरे धीरे, और जितनी लंबी श्वास भर सकें। श्वास भर लेने के बाद दूसरे नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालिए। श्वास पूरी निकालने के बाद
उसी सेम नॉस्टल से जिससे आपने श्वास निकाला है उसी से फिर पुनः श्वास भरें और पहले नॉस्टल से धीरे धीरे श्वास निकालें। ये एक कंप्लीट साइकिल या चक्र हुआ। इसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं, इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। श्वास रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा अभ्यास करने से हठ योग में कहा गया कि शरीर के अंदर जो प्राणिक चैनल्स है उसे नाड़ी कहते हैं। 72,000 नाड़ी हैं, प्राणिक चैनल्स हैं, और वो क्लीन होते हैं। और ये जो आपने कहा कि हाइपरटेंशन या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस आदि, वो डायरेक्टली श्वास से जुड़ी हुई बात है। और एक बार यदि ब्रीथ रेगुलेट हो गई, श्वास संयमित हो गई, तो तनाव मुक्ति तो निश्चित है। तो एक अभ्यास तो ये हुआ। दूसरा अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। और दूसरे अभ्यास के लिए पुनः ध्यानासन में बैठिए, आंख वैसे ही बंद रहेगी, दोनों नोस्ट्रिल से बिना आवाज के लंबा श्वास भरिए और भ्रमर गुंजन, भौरे के गुंजन की आवाज होगी। इस प्रकार अभ्यास करने से 3 अक्षर हैं, अ, उ और म, जिसे हम अकार उकार मकार कहते हैं, और तीनों अक्षरों को मिला के एक शब्द बनता है। वो शब्द नहीं, महामंत्र है, जिसे हम ओम कहते हैं। इसे तस्य वाचक प्रणव कहते हैं। ईश्वर का दूसरा नाम ओम है। और इस ओम चैंटिंग में तीनों अक्षरों के उच्चारण का अलग अलग प्रभाव है। जैसे ये भ्रामरी जो किया, ये भ्रमर गुंजन कंठ से ऊपर मस्तिष्क प्रभाग को रेगुलेट करता है। इसमें प्राणिक एनर्जी बैलेंस होती है। इसलिए तनाव मुक्ति या स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम में ये वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है। इसका अभ्यास हमें करना ही चाहिए। अगर अब हम बात करें हार्मोनल प्रॉब्लम्स की, जैसे PCOS है, PCOD है, ये आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर पहले की हम बात करें तो महिलाओं को इतनी दिक्कतें नहीं होती थी, लेकिन आजकल 80% ये डेटा कहता है कि महिलाओं को, चाहे वो लड़कियों की बात की जाए, तो उनको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और ये ड्यू टू वेट हो रही हैं, या आप जंक फूड कह लीजिए, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम कह लीजिए। इससे कैसे डील कर सकते हैं? और कुछ योग जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे लोग बटरफ्लाई पोजेस करते हैं। इसके अलावा हम और क्या योग कर सकते हैं जो इजी भी रहें और लोगों को इरेगुलर साइकिल्स और इन सब की प्रॉब्लम ना हो? देखिए, बिल्कुल इस विषय पर वही बात है कि एक प्रोटोकॉल जरूर है, लेकिन 2-3 प्रैक्टिस अलग से मैं जरूर बताता हूँ। बहुत सही आपने कहा। इसमें 2 अभ्यास ऐसे हैं। एक अभ्यास तो जिसको डेमोन्स्ट्रेशन करना मुश्किल है, उसको हम बता सकते हैं और वो करना ही चाहिए। उसे हम बंध का अभ्यास कहते हैं। बंध बेसिकली सामान्य इसका अर्थ है लॉक लगाना, लेकिन हम एनल और रीजन को, यानी गुदाद्वार की मांसपेशियों और मूत्रद्वार की मांसपेशियों को आंतरिक बल लगा के ऊपर खींच के रोकते हैं। ये जो मूल आधार है, चक्रों के हिसाब से ये मूलाधार चक्र का स्थान है या स्वादिष्ठान चक्र का स्थान है, जिसे हम गुदाद्वार या मूत्र मार्ग कहते हैं। उस मांसपेशियों को इकट्ठा करके ऊपर खींचना, ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है, जिसे यौगिक टर्मिनोलॉजी में मूलाधार तथा स्वादिष्ठान चक्र की शुद्धि क्रिया कहते हैं। तो ये अभ्यास आप बैठ के भी कर सकते हैं और ये अभ्यास आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं, आंख बंद करके और बैठे बैठे। क्योंकि इसका डेमोन्स्ट्रेशन संभव नहीं, जैसा हमने कहा, तो शरीर में आंतरिक बल लगा के गुदाद्वार और मूत्रद्वार की मांसपेशियों को संकुचित करें और ऊर्ध्वगामी ऊपर खिंचाव दें। तो ये अभ्यास दिन में कई बार करना है। एक ही चीज ध्यान देना है कि जब भी यूरिन और स्टूल का अर्ज हो, उसको छोड़ करके उसके समाधान के बाद इसका अभ्यास करेंगे, तो ये महिलाओं के जो PCOS और PCOD की समस्या तो है ही, इसके अलावा पुरुषों में जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें भी बड़ा लाभकारी होता है। तो ये अभ्यास लगातार करें। और एक अभ्यास और विशेष रूप से बताना चाहूँगा, सेतुबंध आसन करना है बेटे। तो लेट जाइए, फेस उधर कर लीजिएगा टर्न करके। सेतुबंध आसन में बड़ा सरल आसन है और विशेष लाभकारी है। पैरों में अंतर 1.5 फीट का दें। दोनों पैर घुटने से मोड़िए। दोनों हाथ से पैर के टखने या एंकल्स को
ग्रिप कर लें और धीरे धीरे कमर उठाना आरंभ करें और जितनी कमर ऊपर उठा सकें। ये जो आसन या पोस्चर आप देख रही हैं, ये सेतुबंध आसन इसे कहते हैं। और इस आसन में भी नेचुरली वो लॉक लग गया जिसकी मैंने बात की थी। जैसे ही आप हिप रीजन को ऊपर लिफ्ट करते हैं वो इनर लॉक लगता ही है, वो मूलबंध स्वाभाविक रूप से लग ही गया। तो ये वो पोस्चर है जिसका नियमित अभ्यास करना ही चाहिए। और इस बीमारी के दौरान बच्चियों में विशेष रूप से जो साइकोलॉजिकल एक ट्रॉमा होता है या जो डिस्टर्बेंस होता है, उसके लिए प्राणायाम और रिलैक्सेशन तो करना पड़ेगा। कहते हैं कि मलासना और बटरफ्लाई पोजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें लाभकारी होते हैं। क्या ये बात सच है या ये एक मिथ है पीसीओडी पीसीओएस के? नहीं, ये बात सच है, बिल्कुल सही है। और आंशिक रूप से उसका भी योगदान होता ही है। लेकिन मैं इस बात को बार बार कहूँगा कि केवल एक दो आसन से ही वो बात नहीं बननी है। इसके लिए उस आसनों के समूह या एक प्रोटोकॉल को बनाना होता है। और इसीलिए 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा जैसे समय उपलब्ध हो उसके हिसाब से आप एक थेरेपिस्ट से मिल करके एक प्रोटोकॉल बनाते हैं और फिर ये सारे पोस्चर्स आपको सहयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की। उसके लिए हमें क्या योग करना चाहिए और क्या चीज़ें हैं? जैसे कुछ लोग स्मोक करते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। कुछ लोगों को अस्थमा होता है, उसके बाद भी वो स्मोकिंग करते हैं। तो लोगों की आमतौर पर बात करते करते सांस फूलने लगती है, चलते चलते। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ जो योग अभ्यास है उसमें अभ्यास का अपना एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब कोई भी योग अभ्यास सदैव प्रार्थना से ही शुरू होता है और प्रातः काल के स्नान आदि के बाद। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके विषय से संबंधित है, हम करते हैं सटकर्म की क्रिया। सटकर्म वो क्रिया है जो शरीर को आंतरिक रूप से शुद्ध करती हैं। हम सभी के साथ जो जिस प्रकार की समस्याएं आपने कही, उसका जो मुख्य वजह है कि शरीर में अनेक प्रकार के मल व्याप्त इकट्ठे हो रहे हैं। इसलिए आहार शुद्धि एक संयम है। सटकर्म हम करते हैं। सटकर्म में बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जो शरीर को आंतरिक रूप से शुद्ध और साफ करती हैं। सटकर्म का ही काम प्राणायाम भी करते हैं, लेकिन सटकर्म उसका प्रभाव जल्दी देते हैं और प्राणायाम में थोड़ा समय लग सकता है। तो जो आपने कहा कि हाइपरटेंशन या कार्डियोवैस्कुलर समस्याओं में यौगिक प्रबंधन की बात है, तो उसमें 2-3 चीज़ें कंट्राइंडिकेटेड प्रैक्टिस है जिसको ध्यान देना चाहिए। पहली ये कि कोई भी कठिन और विग्रस प्रैक्टिस ना करें, श्वास रोकने और कुंभक आदि का अभ्यास ना करें और ज़्यादा टफ एक्सरसाइज, उछलने कूदने एक्सरसाइज ना करें। यदि ये नहीं करते हैं, और करना क्या है, करना है श्वास से संबंधित ज़्यादा अभ्यास। डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, चेस्ट ओरिएंटेड डीप ब्रीदिंग, जैसा अभी आप देख सकते हैं। खड़े होकर बेटे ये डेमोन्स्ट्रेशन कर दीजिए। तो सटकर्म के बाद यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की कुछ क्रियाएं हैं। 4 श्वास ऐसी हमारे पास है शुरुआत में, जो हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है। सामने देखते हुए लंबा गहरा श्वास, वो श्वास प्रश्वास की आवाज़, श्वास भरें, सीना फुलाएं, पसलियां, पीठ का ऊपरी हिस्सा सामने देख करके 20-25 श्वास लेते हैं। इससे अभ्यास की शुरुआत करते हैं। यही अभ्यास गर्दन पीछे करके आईब्रो सेंटर में देखते हुए चोटी के हिस्से पर ध्यान और खूब लंबा गहरा श्वास 25 श्वास के आसपास ऐसे भी लेते हैं। ठीक उस प्रकार से जैसे डिफेंस में भर्ती होने के लिए सीना फुलाते हैं, लगभग वही एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन पूरे टारगेटेड एरिया मतलब चेस्ट रीजन में होना चाहिए। गर्दन सीधी करके नीचे की ओर देखना होता है। पैर के अंगूठे से 1.5 गज की दूरी पर सेम ब्रीदिंग। और एक और ब्रीदिंग जो गर्दन आगे झुका करके चिन लॉक लगाते हैं, ठुड्डी कंठकूप से लगा के आंख बंद करके चौथी ब्रीदिंग। तो ये 4 शुरुआती श्वास है। इसके अलावा भी पेट से संबंधित श्वास है जिसका अभ्यास टीचर के निर्देशन में सीखना चाहिए। देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से योग से जो है आप लाइफस्टाइल बीमारियों से निजात पा सकते हैं। और जिस तरीके से हम समझ रहे थे कि योग को लोग जो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, अगर उसे सही तरीके से किया जाए तो आपकी जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे कम हो सकती हैं। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।